रंधावा में आने को अभी आ जाता, लेकिन मेरे आने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसे करो, इनसे जरा मजीद बात करो, देखो क्या कहते हैं। फिर कोई काम की बात मिली तो मैं आ जाऊंगा। मैंने बड़े सुकून से कहा और चंद मजीद बातें करने के बाद फोन बंद कर दिया। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि कुछ न कुछ होने वाला है। वो अजनबी यूं ही फोन नहीं करता रहा था, और फिर जुनैद और तानी पर हमला के बाद उसका कारिंदा मलिक हयात यूं ही नहीं बैठ सकता था। मैंने इसी लम्हे फैसला किया कि पहले मैं इसी मलिक हयात को देख लूं। अब मैं इस अजनबी को फोन करने वाले को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता था। वो मेरे साथ खेलना चाहता था। मैंने उसे नजरअंदाज इसलिए किया था कि ये तानी वाला मामला बहेरो भी हो जाए तो फिर इसकी तरफ पूरी तवज्जो से देखूं। लेकिन लगता यही था कि मुझे अब इसका कुछ न कुछ जरूर करना था। मैंने सेल फोन पर तारिक नजीर का नंबर मिलाया। 2-4 बेल जाने के बाद दूसरी तरफ से तारिक नजीर के बजाय कोई भारी सी आवाज में बोला, हाँ मैं जमाल, मैं मलिक हयात बात कर रहा हूं। तारिक की बजाय तू मुझसे बात कर सकता है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मेरे अंदर सनसनी फैल गई। नया पैराग्राफ। तुम मलिक हयात, तुम? तारिक कहाँ है? मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, तुमने जो बात भी करनी है वो मुझसे करो। वो इस वक्त मेरे सामने बंधा हुआ पड़ा है। उसे तंजिया लहजे में कहा तो मेरे बदन में सनसनी तेज होने लगी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मलिक हयात, मैं कह रहा हूं मेरी उससे बात कराओ। ना कराऊं तो फिर क्या करोगे? उसने मुझे इश्तियाल दिलाने वाले लहजे में हकारत से कहा, तो फिर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? अगर तारिक नजीर को एक खराश भी आई तो समझ तूने अपनी जिंदगी पर लकीर फेर दी। मैंने उसी के लहजे में जवाब दिया तो वो तप गया। उसके साथ ही चटाक से एक थप्पड़ की आवाज गूंजी। लो, निकाल दिया उसकी नाक से खून। क्या उखाड़ लोगे मेरा? उसने कहका लगाते हुए कहा, सुनो, किसी को घेर कर थप्पड़ मार लेना बहुत आसान होता है। हेजड़े करते हैं ऐसे, लेकिन सुन लो, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तू इस धरती पर सीधा चल भी नहीं सकेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ हो क्या गया है। तुझे मुझ तक पहुंचने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन तब तक पता नहीं क्या कुछ हो जाने वाला है। तुझे इसकी समझ भी नहीं आएगी। चल फिर देख क्या होता है, मैंने कहा और कॉल बंद कर दी। अरविंद सिंह मेरी बात सुनकर बहुत कुछ समझ गया था। वो तेजी से कार की तरफ बढ़ा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैंने पैसेंजर सीट पर बैठने तक कॉल मिला ली थी। कॉल मिलते ही मैंने कहा, तुम लोगों को पता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है? मैंने तारिक नजीर के एक जूनियर से पूछा। हमें तो वो घर जाने का बताकर निकले हैं, उसने जवाब दिया। तो मैंने उसे सूरत हाल बता दी और उसे समझा दिया कि उन लोगों ने करना क्या है, और उसके साथ ही मैंने सरमद को कॉल की। वही सरमद जो रोही में था और पिछले 1 बरस से एपिटेंट वर्क के साथ लाहौर में रह रहा था। वहां लाहौर में कदम जमाने के लिए शुरू में उसकी मैंने बहुत मदद की थी। फिर वो खुद एक कामयाब टीम बनाने में कामयाब हो गया। मैं ये मानता था कि वो जिस कदर तेजी और सफाई से काम करते हैं, मैं खुद हैरान था। उनके पास मालूमात हैरान को हद तक थी। वो गाहे बगाहे मुझे किसी न किसी काम के लिए कहता रहता था, लेकिन इससे मुतल्लिक कोई ऐसा काम निकला ही नहीं था। जब से अजनबी का फोन मुझे मिला था और अरविंद ने मुझे बताया कि वो अजनबी लाहौर में है, तब मेरे जहन में फौरन आ गया था कि तानी पर हमला जरूर होगा, जिसका बंदोबस्त मैंने बर वक्त कर दिया था। तानी किसी जरर के बगैर नूरनगर पहुंच गई थी। इस हमले में मलिक हयात का नाम सामने आया तो मैंने सरमद को ही इस काम पर लगा दिया। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मलिक हयात इतनी तेजी से रिएक्शन दिखाएगा। उसके 2 बंदे अफजल रंधावा ने पकड़ लिए थे। उनकी यहां मौजूदगी ही मुझे खटक रही थी। हाँ सरमद, उसने तारिक नजीर को पकड़ लिया है। ये कैसे हुआ? मैंने उसे बताया। उसने नहीं पकड़ा, वो मेरे प्लान के मुताबिक वहां गया है। उसने वहां ये साबित किया है कि वो एक करप्ट ऑफिसर है, दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपको घेरने का प्लान कर रहा है। मैं उनकी बातें सुन रहा हूं। आप परेशान ना हो, मैं कुछ देर बाद आपको पूरी तफसील बताता हूं। उसने हौसला अफजा अंदाज में कहा तो मेरी परेशानी काफी हद तक खत्म हो गई। मैंने उसके भेजे हुए बंदूक के बारे में उसे बताया और फोन बंद कर दिया।
अरविंद सिंह घर की तरफ तेजी से कार भगाए चला जा रहा था। मैंने उसे सरमत से होने वाली बात के बारे में बताया, लेकिन उसने कार की रफ्तार कम नहीं की, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि उसका इज़्तिराब कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। उसने कार पोर्च में रोकी और मुझे आने का कहकर तेजी से अपने कमरे की जाने बढ़ा। उसे जाते ही अपना लैपटॉप उठा लिया। अरविंद, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने उसके पास बैठते हुए पूछा तो उसने स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए जवाब दिया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो अजनबी उसके आस पास है या नहीं। वो इसके पास नहीं होगा। मैंने पुरसकून लहजे में कहा तो वो मेरी जानिब देखकर बोला, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि वो सामने नहीं आएगा। वैसे तुम देख लो। और हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे जो भी अपडेट हो बताते रहना। मैंने उसके पास से उठते हुए कहा तो वो बोला, ओके, मैं बताता रहूंगा। मैंने जुनैद को कॉल की और पोर्च तक आ गया। वो पहले ही वहां पहुंचा हुआ था। उसके बाद चौधरी इशफाक भी खड़ा था। मुझे देखते ही वो भी कार में बैठने लगा। तो मैंने कहा, इशफाक, यहां रहो और अपने बंदों को भी अलर्ट रखना। न जाने क्यों मुझे यहां पर हमले का एहसास हो रहा है। बात इस हद तक है? उसने हैरत से पूछा तो मैंने सर हिला दिया। मैंने उसे समझा दिया कि उसे फौरी तौर पर करना क्या है। तुझे मुझ तक पहुंचने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन तब तक पता नहीं क्या कुछ हो जाने वाला है। तुझे इसकी समझ भी नहीं आएगी। चल फिर देख क्या होता है, मैंने कहा और कॉल बंद कर दी। अरविंद सिंह मेरी बात सुनकर बहुत कुछ समझ चुका था। बात इस हद तक है? उसने हैरत से पूछा तो मैंने सर हिला दिया। मैंने उसे समझा दिया कि उसे फौरी तौर पर करना क्या है। वो उतर गया तो जुनैद ने कार आगे बढ़ा दी। मैं और जुनैद उसी पर बात कर रहे थे कि इसी दौरान सरमद का फोन आ गया। जमाल जी, यहाँ की फिक्र नहीं करो, बल्कि अपने इलाके को संभालो। वहां आपके लिए ज्यादा खतरा है। सिर्फ मलिक हयात ही के बंदे वहां पर नहीं, कुछ दूसरे भी हैं। ये कैसे पता चला? मैंने पूछा। मलिक हयात ने बताया है तारिक नजीर को, और मैं सुन रहा हूँ। माहिदे के मुताबिक ये बात वो आपको नहीं बताएगा, बल्कि वहीं बैठा प्लान बना रहा है कि अब क्या करना है। क्या उसे नहीं पता कि उसके 2 बंदे पकड़े गए हैं? ये कैसे मुमकिन है कि उसे पता ही ना हो? मैंने तेजी से पूछा। यही तो बात है, वो पकड़े ही इसीलिए गए हैं कि धोखा हो जाए। आप वहां देखें, मैं यहां देखता हूँ। शाम तक उनका बंदोबस्त कर लेते हैं, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं अफजल रंधावे के सरकारी घर जा पहुंचा। जुनैद मुझे उतार कर चला गया था। इसे मैंने एक अहम काम के लिए भेज दिया था। वहीं पर ज़हूर मिर्जा भी आ चुका हुआ था। मेरे बैठते ही रंधावा खुश होकर कहने लगा, 2 लड़के मुझे इनकी जरूरत नहीं है। उन जैसे कई इस इलाके में मौजूद हैं, मुझे वो सब चाहिए। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? वही जो तुम सुन रहे हो। वो जिसके पास से तुमने ये लड़के पकड़े हैं, उसे भी यहां बुला लाओ। मैंने उसके चेहरे पर देखकर कहा, यार वो इस वक्त एमएनए है। ये तो जब मैंने जाकर कहा कि फलां लड़के, उसने कहना चाहा, तो मैंने फिर उसकी बात काटते हुए पूछा, क्या अब मुझे उसके घर भी जाना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं ना कि मैं उससे बात करता हूं, फिर जाना पड़ा तो चले जाएंगे। वो तेजी से बोला और अपना सेल मिलाकर नंबर पुश करने लगा। इस दौरान मैंने महसूस किया कि ज़हूर मिर्जा बड़े एतमाद के साथ खामोश बैठा रहा। कॉल मिल गई, जिस पर रंधावे ने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ सलीम खान ने सारी बात सुनकर कहा, देखो रंधावा साहब, मुझे वहां आपके पास आने में कोई हर्ज नहीं, और अगर जमाल साहब मेरे पास आते हैं तो भी मुझे खुशी जरूर होगी। अर्ज मेरी ये है कि जब मुझे पता चला कि वो दोनों लड़के किस नीयत से यहाँ पर हैं, तो मैंने फौरन आपके हवाले कर दिए। यहाँ ज़हूर मिर्जा साहब भी तशरीफ रखते हैं। अगर आप आ जाए तो मेरा ख्याल है बैठकर जो बात हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप आ जाएं तो मेरा ख्याल है बैठकर जो बात हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। जी, मैं हाजिर हो जाता हूँ, उसने कहा और कॉल बंद कर दी। तकरीबन आधे घंटे में वो वहां पर था। वो भारी तनुतोष का मालिक था। उसकी शख्सियत से ही लगता था कि वो दौलतमंद और हौसले वाला लगता है। वो मुझसे मिला और सामने सोफे पर बैठ गया। तो मैंने कहा, यूं तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। मैंने सलीमा और ज़हूर मिर्जा की जानिब देखकर कहा, बोले। ज़हूर मिर्जा ने जवाब देने में पहल की, तो मैंने किसी तरद्दुद के बगैर कहा, ये जो 2 लड़के पकड़े गए ना,
ये महज धोखा है। इन्हें आप छोड़ भी दें तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। मुझे वो लोग चाहिए जो इनके अलावा यहाँ इस इलाके में मौजूद हैं। वो भी 2 घंटे में मिल जाने चाहिए। पहली बात तो ये है कि इतने शॉर्ट वक्त में ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरा, हमें नहीं इल्म कोई और लोग भी यहाँ हैं। सलीम खान ने बड़े एतमाद से कहा। ज़हूर मिर्जा साहब, क्या कहते हैं आप? मैंने उसकी तरफ देख कर कहा तो वो बोला, वही जो सलीम खान कह चुके हैं। फिर ये आप हमें ही क्यों कह रहे हैं? ऐसे जराइम पेशा लोगों की तलाश के लिए आप पुलिस को कहें। आप दोनों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह जान गया हूं। इस इलाके में कोई भी जुर्म होता है, उसके डांडे कहीं न कहीं जाकर आप लोगों से जरूर मिलते हैं। मेरे कत्ल के लिए यहाँ आने वाले 2 घंटे में यहाँ हो। आप लोग ही इन्हें तलाश करके ले आए, इससे पहले कि मेरे लोग इन्हें यहाँ तक ले आए। आपके लोग अगर ला सकते हैं तो फिर आप हमें क्यों कह रहे हैं? ये मैं नहीं समझा। सलीम खान ने नाराज लहजे में पूछा। इसलिए कि मैं अभी आपको वक्त देना चाह रहा हूं। मैं यहाँ किसी भी किस्म की कोई दुश्मनी पालने के मूड में नहीं हूं। लेकिन अगर आप कोई दुश्मनी पालना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा, ये मेरा हैर सिगाली का पैगाम होगा। आप दोनों के लिए सिर्फ 2 घंटे, मैंने कहा और वहां से उठ गया। क्योंकि जुनैद बाहर आ चुका था और उसने मुझे काम हो जाने का इशारा दे दिया था। ये तो आप हमें सीधे सीधे इल्जाम दे रहे हैं कि वो लोग हमारे पास है और हम दे नहीं रहे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि वो सलीम खान ने गुस्से और झुंझलाहट में कहा तो मैं उसकी सुनी अनसुनी करता बाहर आ गया। मैं जुनैद के साथ नूर नगर की तरफ जाने के लिए बैठा ही था कि उसने मुझे उन 2 लड़कों का सेल फोन लेकर आने के बारे में बताया जो वो यहाँ के मुंशी के पास जमा थे। उसने उन लड़कों के साथ बात करके उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। रंधावा के पास सलीम खान और ज़हूर मिर्जा से होने वाली सारी बातें मेरे सेल फोन में महफूज हो गई थी। वो मैंने जुनैद के फोन में मुंतकिल कर दी। नूर नगर पहुंचते ही जुनैद सीधा अरविंद सिंह के पास चला गया और अपने कमरे की जाने बढ़ गया। मुझे सरमद से राब्ता करना था। मैं कमरे में गया तो सोहनी बेड पर बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। मेरे चेहरे पर देखकर उसने पूछा, हैर है आप यूं? मेरे साथ हैर ही है, बस कुछ मसले हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय ले आओ। मेरे यूं कहने पर वो समझ गई कि मैं तन्हाई चाहता हूं। वो फौरन ही उठकर चली गई। मैंने बेड पर बैठते ही सरमद को कॉल मिलाई। वो जैसे मेरे ही इंतजार में था। मैंने मलिक हयात को घेर लिया है। उसके इर्द सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। मैं अगले 2 मिनट में उसे मार सकता हूं। उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए तेजी से कहा, नहीं, उसे जिंदा पकड़ना है। मुझे भी एहसास है कि उसे जिंदा पकड़ना है। मुझे 5 से 10 मिनट मजीद दे दें। वो जैसे ही बाहर निकलता है मैं उसे काबू कर लेता हूं। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। 2 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि अरविंद की कॉल मुझे आ गई। इन लड़कों के सेल फोन बिल्कुल बेकार है। चंद लोगों के सिवा इसमें किसी का राब्ता नंबर नहीं जो हमारे काम का हो। ये मुमकिन नहीं है। वो सारे ही नंबर काम के हैं। उन्हें नजरअंदाज मत करो। इन्हीं में से बाकी लोगों के बारे में पता चलेगा। ये कहते हुए अचानक मेरे जहन में आया, वो अजनबी इस वक्त कहाँ है? वो लाहौर ही में है। जौहर टाउन के इलाके में सुबह से वहीं पर है, एक ही जगह पर। गाहे बगाहे उसे देखते रहना, मैंने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसके साथ ही चौधरी इशफाक का फोन आ गया। हाँ बोलो, कोई 2 मशकूक बंदे मिले हैं। नूर नगर से बाहर नहर के पास डेरे पर मौजूद है। वो मेहमान है। ये कहकर उसने उन बंदों के बारे में बताया जिनके वो मेहमान थे और वो उनके कजन थे। वो दोनों ही सियालकोट के करीब शमाल के जानिब किसी गांव से आए हुए थे। उन्हें तकरीबन 10 दिन हो चले थे यहाँ आए हुए। वो ज्यादातर डेरे पर ही रहते थे और बहुत कम गांव में आते थे। उन्हें चेक किया? मैंने पूछा। हाँ, डेरे से जो 2 जदीद AK-47 मिली हैं। मैं उन्हें उनके कजन समेत लेकर आ रहा हूँ। थोड़े अक्खड़ से लगते हैं। उनके पास सेल फोन होंगे, वो हवेली भेज दो। उन्हें यहाँ हवेली मत लाना, बल्कि मुसाफिर शाह के थड़े पर ले चलो, वही बात करते हैं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मुझे कुछ कुछ समझ आ गई थी कि ये मामला कैसे हो सकता है। ऐसे में सोहनी चाय लेकर आ गई। वो 2 कप बनाकर लाई थी।
اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے پاس بیٹھے گی. وہ میرے سامنے بیٹھ گئی. اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی میں نے اسے بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے. تبھی وہ تشویش سے بولی، ان کا فوراً پتہ کریں، کہیں وہ حویلی پر حملہ کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا. یہاں ان کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں. اگر ایسا کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے. اتنا وقت نہ لگاتے، مطمئن رہو. ایسا کیا ہے یہاں پر؟ اس نے پوچھا. یہاں کافی دور تک سیکیورٹی کا بندوبست ہے، وہ بھی جدید الیکٹرانکس آلات کا. اگر اس کی تفصیل پوچھنی ہو تو میں بھی سے پوچھ لینا. میں نے اب تک بتایا اس لیے نہیں کہ یہ بات عام نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بری نیت رکھتا بھی ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا. اس نظام کے بارے میں یہاں کے سیکیورٹی والوں کو بھی نہیں پتا، ورنہ وہ اس نظام پر بھروسہ کرنے لگیں گے. میں نے اسے سمجھایا اور حال ہی کپ رکھ کر اٹھ گیا. سرمد نے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور میں اس کی کال کا شدت سے انتظار کر رہا تھا. زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس کی کال آ گئی. سوری بھائی، میں 3 منٹ لیٹ ہو گیا. ہوا کیا؟ میں نے پوچھا. میرے پاس ہے اور میں نے اسے اپنے سیف ہاؤس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. وہیں جا کر اسے گپ شپ کروں گا. ٹھیک ہے، یہاں بھی کچھ مشکوک لوگ پکڑے گئے ہیں، میں انہیں دیکھ لوں پھر بات کرتے ہیں. میں نے کہا اور اٹھ گیا. میں جنید کے ساتھ مسافر شاہ کے تھڑے تک جا پہنچا. تمام راستے ہم دونوں بالکل الرٹ رہے. کسی طرف سے بھی کوئی حملہ ہو سکتا تھا. 15 منٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے. میرے پہنچنے سے پہلے ہی چودھری اشفاق ان 2 لڑکوں کو لے کر وہاں پہنچا ہوا تھا. درختوں کے نیچے بھی چارپائیوں کے پاس وہ کھڑے تھے. ان کی کزن بھی قریب ہی کھڑا کیا ہوا تھا. فرید اور درویش کے ساتھ چند پہلوان اور بھی تھے. میں جا کر بیٹھا تو ان لڑکوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا. پہلے تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گئے. تبھی میں ان میں سے نسبتاً بڑے کی جانب دیکھ کر پوچھا، اگر ساری بات سچ بتا گئے تو وعدہ رہا، میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ ابھی اور اسی وقت جانے دوں گا. لیکن اگر جھوٹ بولا تو پھر معافی نہیں ہوگی، ایک اذیت ناک موت ہوگی. اب فیصلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم یہاں اپنے کزن سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں. اسلحہ ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اسی طرح تیکھے لہجے میں کہا تو میں نے غور سے دیکھا. وہ نگاہیں چرا گیا. میں نے چھوٹے کی طرف دیکھ کر یہی سوال کیا. اس نے میں وہی جواب دیا. ہمارے پاس فرید اور درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے فرید سے کہا، یار انہیں پانی یا شربت پلاؤ، جب تک ان کے بارے میں تصدیق نہیں ہو جاتی یہ ہمارے مہمان ہیں. میں نے کہا تو فرید فوراً اٹھ گیا. تصدیق؟ کیسی تصدیق؟ وہ کزن بولا. دیکھ، میں تیرا لحاظ اس لیے کر رہا ہوں کہ تو میرے علاقے کا ہے، میرا اپنا ہے، ان پر شک ہے، تصدیق تو بنتی ہے نا؟ میں نے کہا بالکل بنتی ہے. اس نے جواب دیا، ان سے پوچھ لو، تصدیق ہو جانے تک ان کے پاس وقت ہے، پھر نہیں ہوگا. میں نے پھر انہیں وقت دے دیا. وہ ذرا سا قسمس آئے لیکن بات کوئی نہیں. میں نے وقت دیکھا، 2 گھنٹے گزر چکے تھے. فرید شربت بنا کر لے آیا جو ابھی وہ پی ہی رہے تھے کہ اروند کا فون آ گیا. ان دونوں کے ظہور مرزا اور سیالکوٹ کے پاس کسی بندے کے ساتھ رابطہ ہے. ابھی ذرا دیر پہلے ظہور مرزا نے اسی نمبر پر کال کی تھی. کچھ نمبر ایسے ہیں جو یہیں اس علاقے کے آس پاس کے ہیں. کتنے ہیں؟ ابھی تک تو 3 ہیں، اس نے بتایا. تو پھر ایسے کرو، وہ سب چودھری اشفاق کو بتا دو، انہیں اٹھانا ہے. میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا. چودھری اشفاق نے میری بات سن لی تھی. وہ اٹھ کر کار کی جانب چل دیا. تبھی میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا، گلاس رکھ دو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. کیا یہ کزن حق کا بکا رہ گیا؟ ہاں، ان سے پوچھو. ظہور مرزا کو جانتے ہو؟ وہ خاموش رہے. تبھی میں نے فرید سے کہا، انہیں درخت سے الٹا لٹکا دو اور وہ بڑا سارا ڈنڈا لے آؤ. انہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی. جی ہم جانتے ہیں، ہم بتاتے ہیں پوری بات. ان میں سے چھوٹا تیزی سے بولا، اب مجھے نہیں سننی کیونکہ میں جان گیا ہوں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں. جمال بھائی جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کریں، میرے لیے جو حکم ہو. میں ویسے ہی حاضر ہوں، انہیں چھوڑنا نہیں.
یہ تو مجھ پر اور میرے بچوں پر ظلم کرنے آئے تھے. تم ادھر ہو کر بیٹھ جاؤ، میں نے کہا اور انہیں دیکھنے لگا. فرید نے بڑے کو اٹھایا اور اوپر اچھال کر زمین پر پٹک دیا. پھر چند ٹھڈے اس کے سر پہ مارے تو وہ کملا گیا. باقی پہلوانوں نے اسے باندھ دیا. دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. چند منٹ بعد وہ درختوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے. وہ چیخنے چلانے لگے. میں نے افضل رنداوا کو فون ملایا. یہ آوازیں سن رہے ہو؟ کون ہے یہ؟ او تو وہ. اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے کہا ہاں یہ سب تیرے ظہور مرزا کی سازش ہے. وہ ان لوگوں سے ملا ہوا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے. اسے پکڑو، دیر کی تو وہ بھاگ جائے گا. میں پکڑتا ہوں. یہ کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا. میں اس وقت سلیم ہاں کو فون کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ دیر کے لیے رک گیا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے جس سے اس کی نیت کا پتہ چل جاتا. وہ دونوں لٹکے ہوئے بے حال ہو چکے تھے. ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. تب میں نے فرید کو اشارہ کیا کہ انہیں اتارو. پہلوانوں نے انہیں اتارا تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے، گر گئے. بولو، صرف سچ بولنا ہے. بتاتا ہوں، بڑے نے کہا اور بتانے لگا. وہ دونوں بھائی سیالکوٹ کے قریب لوہارا دی کوٹلی کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے. اگرچہ وہ وہاں کاشتکاری کرتے تھے لیکن ان کا زیادہ تر کام سمگلنگ تھا. یہ حوصلہ انہیں غنڈہ گردی سے ملا. وہ اپنے علاقے کے بدماشوں میں شمار ہوتے تھے. کچھ عرصہ پہلے انہی کے علاقے کے ایک سیاستدان نے کچھ زیادہ ہی نوازشی شروع کر دی. ادھر ادھر مال لے جانا، انہیں کھپانا اور اشتہاری مجرموں کو پناہ دینا ان کا کام تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ڈیرا بنایا ہوا تھا جو سیکیورٹی کے اعتبار سے کافی مضبوط تھا. تقریباً 15 دن پہلے ایک بھاری رقم کے عوض انہوں نے میرے قتل کا ٹاسک دے دیا. انہیں ٹاسک دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں بھائیوں کے رشتہ دار نور نگر میں رہتے تھے. وہ یہاں آ گئے. تب سے لے کے اب تک انہیں موقع نہیں مل سکا تھا. وہ بھی اسی تاڑ میں تھے کہ پکڑے گئے. اگر یہی بات پہلے بتا دیتے تو اتنی اذیت نہ سہنی پڑتی. لیکن اب معافی نہیں ہے. انہیں دوبارہ الٹا لٹکا دو. میں نے کہا تو وہ منت کرنے لگے جس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. مجھے باقی 3 لوگوں کا انتظار تھا. نیا پیراگراف. جسپال کے ساتھ وہ سبھی ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. ان کے درمیان چائے کے مگ پڑے تھے. وہ سبھی خوش تھے. انہوں نے پوری طرح رونیت کنور کے معاملے پر بات کر لی تھی لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب ہوا کیسے. یہ سارا معاملہ اصل میں تھا کیا. یا رونیت، یہ جو سب ہوا ہے اور تو نے کیا، ایک بہت بڑے طوفان سے ہم بچ گئے جس سے کسی صورت نکلا نہیں جا سکتا تھا اگر ہم پھنس جاتے. تم نے یہ کیا کیسے؟ یہ کچھ ماروائی سا نہیں لگتا، جیسے ہم کوئی جادوئی کہانی سن رہے ہوں. بانیتا کنور اب تک مطمئن نہیں ہو پائی تھی. اس کے دماغ میں کچھ تھا. دیکھ بانیتا، تمہیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ سب تم پر نہیں گزرا، اس لیے میں نے تم سب سے الگ یہ کام کیا تھا. مجھے تم لوگوں کو سمجھانے میں بہت وقت لگ جاتا. اب جبکہ یہ ہو گیا ہے تو تمہیں ماورائی سا لگ رہا ہے. رونیت نے کہا. پھر بھی کچھ پتا تو چلے. بانیتا کنور نے اصرار کیا. تو سنو، یہ جو کمپیوٹر کی دنیا ہے نا، بہت زیادہ ہی ایڈوانس ہو چکی ہے اور ابھی پتا نہیں اس نے کیا کیا کرنا ہے. ہم جو ہیکرز ہوتے ہیں یہ دنیا کی ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت یہی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، اسی کا ہم استعمال کرتے ہیں. تم نے کیسے کیا؟ بانیتا کنور آرام سے بولی. ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد 2 وجوہات ہیں. ایک اپنی بقا، ہمیں زندہ رہنا ہے، ہم خود اور اپنی قوم کے ساتھ. دوسرا انتقام، جو ہم نے ان سے لینا ہے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا. مجھے فوج سے اس لیے نفرت ہے کہ انہوں نے میرے ماں اور باپو کو میرے سامنے زندہ جلا دیا. اندرا گاندھی مر گئی لیکن میرے باپو نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اسی کو زندہ جلایا گیا. میں بے غیرت نہیں ہوں جو خاموش ہو جاؤں. میں سکھنی ہوں اور میں نے انتقام لینا ہے. جب تک میری سانس ہے. پھر میرے پتا سمان پروفیسر کو مار دیا گیا. تب سے میں انہیں تلاش کر رہی تھی. میرے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہی تھا کہ میں ان کے کمپیوٹر کھنگالتی رہوں. میں وائرس کی طرح
चिमटी रही और मुझे पता चल गया कि देवेंद्र सिंह का ही चेला उसकी मौत का जिम्मेदार है। अब मैंने इसे मारना था। तुम लोग अपना नेटवर्क दांव पर लगाकर मुझे कभी भी ये सब न करने देते, जबकि मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैंने करना था, चाहे मेरी जान चली जाती। सिर्फ अरविंद सिंह इससे वाकिफ था कि मैं क्या कर रही हूं। उससे मैंने मदद ली थी। मेरा ख्याल था कि मैं ये सब करके कनाडा भाग जाऊं, लेकिन मामलात कुछ दूसरे बन गए। ये थी बात सारी। उसने तफसील बताई। यार वाकई ये मावराई लग रहा है, संदीप होले से बोली तो रुनीत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें या किसी भी आदमी को ये मावराई लगना ही है, इसकी वजह मैं बताती हूँ। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश हुई, फिर कहती चली गई। सदियों से ये बात देखने में आई है कि इंसान उसी से खौफ खाता है जिसे वो समझ नहीं सकता। यहां तक कि इंसान ने सितारों की पूजा की, चांद, सूरज, जमीन, जबकि तुम देखती नहीं हो हिंदू लोग चूहे और सांपों की भी पूजा करते हैं। लेकिन जिसे समझ आती गई उसने पूजा छोड़ दी। दुनिया हर लम्हे एडवांस हो रही है। पिछले 50 वर्षों में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है कि आज से 100 बरस पहले वाला इंसान खौफ से ही मर जाए कि क्या हो रहा है। जिन्हें कुछ समझ नहीं आती वो आदमी ये नहीं मानते कि रेडियो से आवाज कैसे निकल सकती है, लेकिन अब तो ये उससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। ये बड़ी मामूली सी मिसालें हैं। अब तो दुनिया में वो कुछ हो रहा है कि आज के आम आदमी को पता चले तो वो माने भी ना, क्योंकि उसे समझ नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है यार, ये तेजी से कैसे हो रहा है? संदीप ने पूछा। ख्याल, सोच, एक ख्याल ही न जो इंसान के दिमाग में आता है वही हकीकत का रूप धारता चला जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में जाकर मुझे अपनी जरूरियात के मुताबिक ख्याल आता है। मैं इसे हकीकत का रूप देना चाहूंगी, वो हो जाता है। जिसे समझ नहीं है वो इसे मावराई ख्याल करता है। रुनीत ने जवाब दिया। हम कह सकते हैं कि हर हकीकत के पीछे एक सोच मौजूद होती है। संदीप ने पूछा। बिल्कुल, जैसे ये मकान किसी की सोच ही थी, ये दुनिया, ये कायनात रब का ख्याल ही तो था। रुनीत कंवर ने जवाब दिया तो गुरलीन बोली, ये सोचो, इस वक्त दुनिया भर के इंसानों के दिमागों में जो सोचें होंगी उससे दुनिया कितनी एडवांस हो सकती है। अगर वही सब इंसानों पर जाहिर हो जाए तो ये हो रहा है। दुनिया एक सफ़े पर आ रही है अपनी सोच लेकर। क्या कंप्यूटर पर सारी दुनिया के लोग अपना अपना हिस्सा नहीं डाल रहे? वहां से उनकी सोच का पता नहीं चल रहा है। हम सोच दे भी रहे हैं और वहां से ले भी रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा कि एक ओंकार यानी रब एक है, उसकी एकता से सारी कसरत है, और इसी कसरत से मेरे रब का एक होना जाहिर हो रहा है। मावराई कुछ भी नहीं। जो सोच है वही हकीकत है। देखो, अब जो तुम सोच रही हो वो हो रहा है। कोई भी सोच है वो हकीकत का रूप धारती है। जिसे इदराक समझ नहीं या जिसे इल्म नहीं, वो इसे झूठ और मावराई समझता है। रुनीत ने किसी जज़ब से कहा तो जसपाल ने कहा, अच्छा बस करो गुरु महाराज, अब मेरी बात सुनो। सुनाए जी, हम सुन रहे हैं। बानीता कुंवर ने कहा, मैंने एक प्लान किया है, अगर तुम लोगों को पसंद हो तो। जसपाल बोला, वो क्या? संदीप कुंवर ने चौंक कर कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें चंडीगढ़ छोड़ देना चाहिए, चाहे कुछ अरसे के लिए ही सही। उसने गहरी संजीदगी से कहा, मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी यहाँ कोई खतरा नहीं है सिवाय रुनीत के। वो अगर बाहर के ही निकलेगी तो ही निगाहों में आएंगे। बानीता कंवर ने कहा तो नूतन कंवर ने पुरसोच लहजे में कहा, जसपाल ठीक कह रहा है, कहीं न कहीं गैर मोहतात हो जाना ही होता है। इसकी तलाश तो होगी और भरपूर तरीके से होगी। वही तो कह रही हूं कि फौरी तौर पर यहां से निकलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त गुजार लें फिर निकल जाएंगे। बानीता कुंवर अपनी बात पर अड़ी हुई थी। चलो ठीक है, जैसे तुम कहो, लेकिन मुझे यहां से निकलना है। जसपाल ने कहा, क्यों? तुम्हें यहां से क्यों जाना है? यार, हम लड़कियां अकेली रह जाएंगी। तू ही तो एक खिलौना है हमारे पास, हमारा जी कैसे लगेगा? बानीता कंवर ने जानबूझकर बच्चों की मानद कहा
تو جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا، فضول بکواس مت کرو، یہاں ہاتھ دھرے بیٹھنے سے نہیں، ہم فضول نہیں بیٹھے، میرے پاس ایک بہت بڑا کام ہے، وہ اگر سن لو تو۔ رونیت گور نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اچھا سناؤ۔ وانیتا گور نے تحمل سے کہا تو رونیتا اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جسپال سنگھ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اسے یہاں سے جانا ہوگا، شمس الدین اور قمر الدین کو بچانا بہت ضروری ہے، وہ بہت جینیس ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا چمتکار دکھا سکتے ہیں، تم چاروں ادھر رہو، یا بعد میں جلندر آ جاؤ، یا جہاں بھی، وہیں سے بیٹھے سب آپریٹ ہو جائے گا، بس ان دونوں کو بچانا ہوگا۔ اوکے ڈن، تو پھر تم دونوں نکلو یہاں سے۔ وانیتا نے فیصلہ کرنے میں لمحہ لگایا، تبھی وہ دونوں اٹھے اور نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔